संघर्ष से सफलता की कहानी, स्वयं चयनित अधिकारियों की जुबानी। नमस्कार, आप सबका स्वागत है। और अब मेरे सामने उपस्थित हैं धर्म प्रकाश मिश्रा जी, जिनका डिप्टी कलेक्टर पद पर चयनित हुए हैं एमपीपीएससी 2022 में। सर अनूपपुर से आते हैं। सर, उत्कर्ष परिवार की ओर से आपको ढेर सारी शुभकामनाएं। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। जब आपका सिलेक्शन हुआ, उसके पहले और जैसे ही सिलेक्शन हुआ उसके बाद क्या अंतर दिखता है विद्यार्थी जीवन से अधिकारी वाले जीवन में आने में? सर, अगर बेसिकली कहा जाए तो अभी तो शून्यता का अभाव है। शून्यता मतलब कि जब आदमी अकेले बैठता है तो वो समझ में आता है कि क्या ट्रांजिशन हुआ है। अभी फ़ोन आ रहे हैं और सारी जगह से फ़ोन आ रहे हैं, तो ये पता चल रहा है कि कुछ बने हैं। अभी मतलब पूर्णतः तरीके से ये नहीं पता चल रहा है कि क्या होना चाहिए, क्या करना चाहिए। डिप्टी कलेक्टर के पद पर चयन हुआ है, सुखद अनुभव है। इस प्रक्रिया से निकले हैं, ये बहुत सुखद अनुभव हो रहा है। जब आपका रिजल्ट आया तो सबसे पहले कॉल आपने किसको किया? आपको तो कई कॉल आए होंगे, पर आपने पहला कॉल किसको किया? मैंने अपनी छोटी बहन को किया था। क्या रिएक्शन उस तरफ से वापस आया? रिएक्शन क्या, खुश थी, इमोशनल हो गई थी। उसका काफ़ी सपोर्ट रहा है मेरे लिए मेरे चयन में, क्योंकि मैं दिल्ली रहता था। उसने मुझे इंदौर बुलाया कि भैया आना है और एमपीपीएससी की एक बार तैयारी करके देखो, तो उसका काफ़ी ज़्यादा सही होगा। बिल्कुल। सिविल सेवा में जब आपने जाने की सोची तो ये कब सोचा और किस बात ने आपको इस एमपीपीएससी की ओर आकर्षित किया? सर, ग्रेजुएशन मेरा 2016 में हो गया था। दिल्ली विश्वविद्यालय से राजनीति शास्त्र की पढ़ाई की जी। और कई आयाम थे जाने के। एक तरफ मन कर रहा था राजनीति की जाए क्योंकि सब्जेक्ट वैसा था, दूसरी तरफ कि ये लगा कि सिविल सेवा भी एक अच्छा माध्यम है। तो सिविल कई दोस्तों से चर्चा करने के बाद और मेरे मामा जी उनसे चर्चा करने के बाद कि पता चला कि सिविल सेवाओं में जाना चाहिए। उसके बाद आकर्षित हुआ और फिर प्रक्रिया में जुड़ गए। और 2018 में 17 में मेरा पहला अटेम्प्ट था यूपीएससी का जी। दूसरा अटेम्प्ट 18 में दिया। उसके बाद मैंने अटेम्प्ट नहीं दिए। उसके बाद क्या हुआ कि धीरे धीरे थोड़ी हेल्थ इश्यूज़ आने लगे, हेल्थ थोड़ी सी दिक्कत होने लगी थी, तो उस वजह से मैंने दिया नहीं। फिर 2019 के लास्ट में कुछ प्रॉब्लम्स हुई जी, तो फिर छोड़ी तैयारी। मतलब पढ़ाई में थोड़ा सा गिरावट आई, जिसको कहते हैं कि पढ़ने में मन नहीं लग रहा था। बीच में कोरोना आ गया, घर लौटना पड़ा और उसके बाद तो फिर एमपी की तरफ ही रुख हो गया कि एमपी की तैयारी करते हैं। तो कोरोना जब आया तो आपने इसे सकारात्मकता की ओर घुमाया और एमपीपीएससी की ओर आप आगे बढ़ गए। जी बिल्कुल। तो कह सकते हैं कि सेल्फ स्टडी भी विद्यार्थियों के सिलेक्शन में योगदान दे सकती है? सेल्फ स्टडी 90% तक विद्यार्थियों के सिलेक्शन में योगदान दे सकती है। जब हम प्रीलिम्स की तैयारी कर रहे होते हैं, चूंकि 3 चरणों में पहला चरण प्रीलिम्स होता है, तो प्रीलिम्स की तैयारी में चूंकि अब आप डिप्टी कलेक्टर हैं, तो आप एमसीक्यूज को, पीवाईक्यूज को कितना महत्व देते हैं? सर, सबसे ज़्यादा महत्व तो पीवाईक्यूज का होता है। उससे आपको ट्रेंड समझ में आता है कि आप क्या पढ़ना है, क्या नहीं पढ़ना है। और सबसे ज़्यादा पीवाईक्यूज में समझ में आता है कि क्या छोड़ना है हमें। बिल्कुल सही है। जिस समय आपका परिणाम आने वाला था उस समय आपकी मानसिक स्थिति किस प्रकार से थी? सर, 17 तारीख को ऐसा लग रहा था मुझे कि हम 3 दोस्त रहते हैं। दोस्त क्या, भाई हैं हम। तो मैंने उनसे बताया कि थोड़ा सा एंजाइटी हो रही है, तो पढ़ने में मन नहीं लग रहा है, क्योंकि 16 फरवरी को प्री था और वो देना था, तो उसकी तैयारी कर रहे थे। तो उन्होंने बोला कि सब सही होगा। और जो कि घबराहट हल्की फुल्की रहती है तो थी। और उसके बाद जब रिज़ल्ट आया तो हम तीनों बैडमिंटन खेल रहे थे और खेल में जैसे हुआ कि अचानक रिज़ल्ट आ गया। और मैं तो शून्य के अभाव में था, पर जो मेरे भाई हैं, तो नाम रवि और रोहित हैं, वो बहुत ज़्यादा खुश हुए। मतलब उनकी खुशी का जो अनुमान है वो लगाया नहीं जा सकता। मैंने आप ग्रुप स्टडी को आपके सिलेक्शन की एक भूमिका में रखते हैं? सर, ग्रुप स्टडी और ग्रुप डिस्कशन दोनों अलग चीज़ें हैं। ग्रुप स्टडी मतलब कि हम साथ बैठकर पढ़ रहे हैं एक ही जगह में और सारी चीज़ें हो रही हैं। ग्रुप डिस्कशन मतलब होता है कि हमने पढ़ लिया है, अब हम वहाँ जाके डिस्कस करेंगे। प्रोडक्टिव डिस्कशन, ग्रुप डिस्कशन में भी प्रोडक्टिव बातें अगर हो रही हैं, अब ठीक है, थोड़ी बहुत मजाक ये सारी चीज़ें तो चलती रहती हैं, पर प्रोडक्टिव चीज़ें हो तो ज़्यादा अच्छा लगता है। बिल्कुल। आपकी राय में एमपीपीएससी की तैयारी में सबसे बड़ी चुनौती एक विद्यार्थी होने पर क्या नजर आती है? सही संसाधनों का उपयोग। अगर सही पुस्तकें नहीं हैं तो भटकाव होगा, सही मार्गदर्शन नहीं है तो भटकाव होगा, सही टेस्ट सीरीज नहीं है तो भटकाव होगा, मूल्यांकन सही नहीं है तो भटकाव होगा। भटकाव के कई रास्ते हैं। अब इन भटकावों को चुनौती के रूप में उसका समाधान करना सबसे बड़ी चुनौती है। तो इन भटकावों से अपने आप को आपने नियंत्रित करने में कौन कौन से साधनों का उपयोग किया?
सर देखिए, जब 2020 में मैंने पहला अटैम्प्ट दिया था, तो मैंने पहला अटैम्प्ट दिया था सिर्फ 20 दिन की स्टडी में। पहला अटैम्प्ट नंबर कट ऑफ गया था 69 और मेरे नंबर आए थे 64। तो मैंने लगा कि 20 दिन की अगर पढ़ाई में इतने आ रहे हैं तो पढ़ा जा सकता है। उसके बाद फिर तैयारी चालू की और साथ में पढ़ाई और जो भी चालू की। शुरू में सर काफ़ी इंग्लिश मीडियम का काफ़ी कॉन्स्टेंट था, अभी तो कई मटेरियल आ चुके हैं। तो और पहले तो मटेरियल नहीं मिलते थे, तो वही हिंदी की बुक से पढ़ना और सारी चीज़ें। पर धीरे धीरे उन चीज़ों को कई बुक्स पढ़ी, पर ये पता चला कि अंततः एक मार्केट में एक अच्छी बुक आई है अभी जो मैं रिकमेंड करना चाहता हूँ, तत्तमाड़ की दा ग्रंथम। रियली गुड बुक, आपको उसको पढ़ना चाहिए। बिल्कुल। प्रीलिम्स की तैयारी करते समय जब गलतियां होती थी, तो हर विद्यार्थी से गलतियां होती हैं, उन गलतियों से कैसे सुधार किया जा सकता है? सर मेरा थोड़ा अप्रोच अलग था प्रीलिम्स के लिए। जैसे टेस्ट सीरीज़ लगाई और टेस्ट सीरीज़ जैसे मैंने उत्कर्ष में लगाई थी, तो मैं बिना पढ़े आता था, बिना पढ़े मेरे नंबर आए। मुझे ये पता चला कि मुझे किस विषय में ज़्यादा मेहनत करनी है, किस एरिया में कम करना है, वहाँ काम करो। वो पोर्शन या वो यूनिट आपकी तैयार हो जाती है और फिर उसमें आपको ज़्यादा टेंशन लेने की ज़रूरत होती नहीं। इस तरीके से मैंने पढ़ाई की। थोड़ा सा उल्टा माध्यम में लोग पढ़ के टेस्ट सीरीज़ देते हैं, मैंने बिना पढ़े टेस्ट सीरीज़ उसके बाद पढ़ता था मैं उसको। बिल्कुल। कई बार ऐसा भी देखा जाता है कि विद्यार्थी अपने घर से इंदौर आते हैं, भंवर कुआं का जो भंवर है चकाचौंध भरा, ये उसे अपनी ओर आकर्षित कर लेता है और बच्चे जिस आधार में, जिस विजन के साथ आते हैं, उससे भटकाव दिखाई देता है। क्या करें कि विद्यार्थी भटकाव ना हो? अच्छे दोस्तों का चुनाव करें, वो दोस्त जो आपकी सफलता में सहायक हो। मैं इस मामले में संपन्न हूँ, और संपन्न साथ साथ इसे संपन्न नहीं कहा सकता कि अत्यधिक धनवान हो दोस्तों के मामले में। दोस्त नहीं है, भाई हैं, उन्होंने बहुत मदद की है। मतलब ये मान लीजिए कि अगर मैं यहाँ हूँ तो अधिकतर श्रेय उनका जाता है। बहुत अच्छी बात है। कई बार ऐसा होता है कि पढ़ाई कर रहे हैं, बीच में ब्रेक लिया, तो क्या कभी ऐसा कुछ हुआ कि समय की बर्बादी हो रही थी, फिर उसे आपने रोका कैसे? क्योंकि सोशल मीडिया का जमाना है, तो एक तरफ से सोशल मीडिया में लगे तो कई घंटे होने लगे। सर मेरा सोशल मीडिया है नहीं, मैं पहले चलाता था। अब मैं अभी कल ही मेरा इंस्टाग्राम बना है, दोस्तों ने बनाया है। और उसके पहले फेसबुक चलाता था, और फेसबुक ऐसी कोई खास नहीं, पिछले 6-7 सालों से बंद है, पता नहीं क्या उसमें चल रहा है। तो ऐसा कुछ लगा नहीं। और ग्रुप डिस्कशन के लिए सर तो बातें होती हैं, तो उसमें कई मुद्दों पे बातें हो सकती हैं, और मनोरंजन तो बातों से अच्छा क्या ही होता है दोस्तों के साथ। आपने ये तीसरा अटेम्प्ट आपका था ये? जी। तो जब पहली बार में नहीं हुआ, दूसरे बार में नहीं हुआ, तो क्या कभी दिल में ये आया कि नहीं अब तो छोड़ देना चाहिए? और यदि आया तो उसे वापस कैसे किया कि आज आप डिप्टी कलेक्टर के रूप में दिखते हैं? सर 2016 में जब मैंने तैयारी शुरू की थी, वो यंग एज और काफ़ी ज़्यादा एनर्जेटिक एज थी, तो तैयारी चालू की बहुत अच्छी। फिर स्वास्थ्य खराब हुआ बीच में, और थोड़ा बहुत नहीं, ठीक खराब हुआ था। तो ये कहा जा सकता है कि पढ़ने में मन नहीं लगता था। और उसके बाद जब पढ़ने में मन नहीं लगा तो ऑटोमेटिकली पढ़ाई डाउन होनी थी। फिर उसके बाद माता पिता का जो वो है कि आप पढ़ते रहिए, सपोर्ट जो होता है ना, एक बैकबोन, वो माता पिता का था। मेरी बहन ने मुझे यहाँ बुलाया, वो बहुत गेम चेंजिंग था। दोस्त हैं, और मतलब कुछ दोस्तों के नाम तो ऐसे हैं जो आदमी मतलब कहीं भी बोल दे तो उसमें ये संकोच नहीं करना चाहिए कि वो उन्होंने कुछ नहीं किया, वो यहाँ बोल रहा है। नहीं, वो सही में और सही तरीके से उन्होंने मेहनत की। और फिर वही कि बैक टू होना था, कि वो कहते हैं ना, ये गेम चेंजिंग मोमेंट आता है जी। तो जब 21 का पहला प्रीलिम्स निकला तो ऐसा लगा कि बहुत कुछ हुआ है जीवन में। जितनी खुशी आज हो रही है उतनी खुशी पहले प्रीलिम्स निकलने की हुई थी। तो वो काफ़ी ज़्यादा मोमेंट अच्छा लगा मुझे। बिल्कुल सही बात है। जब किसी भी विद्यार्थी का अधिकारी के रूप में चयन होता है तो उस घर में उसी दिन दिवाली भी मनती है, उसी दिन होली भी मनती है, उसी दिन हर त्यौहार भी उसी दिन आते हैं। जब विद्यार्थी 12th पास करके निकलता और सिविल की ओर बढ़ता है, तो क्या एकेडमिक्स के जो ग्रेजुएशन कर रहे होते हैं, क्या उसमें भी विद्यार्थियों को साथ साथ ध्यान देना चाहिए? मेरा ये पर्सनली मानना है, ये व्यक्तियों की अलग अलग राय हो सकती है, कि पहले और दूसरे साल तो आराम से आप पढ़िए, कोई ज़रूरत नहीं है कहीं ध्यान देने की। बेसिक तैयार करिए, बेसिक इन द सेंस कि जो आप सब्जेक्ट पढ़ रहे हैं वो पढ़िए अच्छे से। तीसरे साल आप सोचिए कि आपको इधर आना है, आपको सिविल्स की तरफ से, वो यूपीएससी या एमपीपीएससी आपको जाना है, आप तैयारी चालू कर दीजिए। 2 साल की प्रिपरेशन अच्छी होती है। अगर आप लग के तैयारी करेंगे तो 2 साल में सिलेक्शन होते हैं, और ये हुए हैं। हमारा नहीं हो इसका मतलब ये नहीं कि लोगों का नहीं होता है। हमारी कुछ बेसिक मिस्टेक्स थी जो हमने बाद में सुधारी और सिलेक्ट हुए बाद में। हॉबीज विद्यार्थी जब इंटरव्यू देने जाते हैं, कई बार होता है कि क्या भर दें,
क्या नहीं भरना चाहिए, तो क्या जो एक्चुअल हॉबी है उसी पे काम करना चाहिए या मनगढ़ंत या किसी ने एडवाइस कर दी उस हॉबी पे काम करना चाहिए? इंटरव्यू में हॉबी एक ऐसी चीज़ है ना, जो जो अंदर इंटरव्यू लेते हैं वो बहुत प्रोफेशनल्स होते हैं, उनको जीवन का अनुभव होता है। अगर आपने हॉबी गलत लिखी है तो वो उनको 15 सेकंड लगेंगे पकड़ने में, आप उनसे बच नहीं सकते हैं। मेरा मानना है कि जो हॉबी है वो एक ही हॉबी लिखो। लोग शायद लिखते होंगे 2-3, मुझे आइडिया नहीं है, पर मेरे जितने साथ के थे जो सिलेक्ट हुए हैं कई दोस्त, हम सब ने सिर्फ जो ओरिजिनल हॉबी थी हमारी, जैसे मेरे फुटबॉल खेलना है, वॉलीबॉल खेलना है, मैंने वही लिखी। अब कुछ भी लिख सकता था कि मैं और भी चीज़ें हैं जो आकर्षित करें लोगों को। नहीं, ठीक है, जो आपकी ओरिजिनल हॉबी वो आपको रिलैक्स करती है। हॉबी मतलब रिलैक्सिंग चीज़ होनी चाहिए, तो ये मुझे अच्छा लगता है। जो आपकी ओरिजिनल हॉबी वो लिखना चाहिए। प्रीलिम्स को निकालने का मूल मंत्र आप क्या क्या मानते हैं? रीड द बेसिक बुक्स, सॉल्व द PYQs, दैट्स द ओनली मंत्र। मेंस में चलते हैं। मुख्य परीक्षा चूंकि एक बहुत बड़ा सिलेबस है और आखिरी समय में समय का अभाव होता है, तो आखिरी समय में ऐसा क्या करें कि सफलता मिल ही जाए? देखिए सर, मेंस में कुछ आखिरी समय होता नहीं है। मेंस कंटिन्यूस प्रोसेस होता है ना, मेंस वैसा है। मेंस ही शुरुआत होती है किसी भी सिविल सर्विसेज की। यदि आपने प्रीलिम्स से शुरुआत की है तो माफ़ कीजिए, थोड़ा सा समय ज़्यादा लग जाएगा। आपको ने मेंस की शुरुआत की है तो समय कम लगेगा। तो मेंस ही बेसिक आपको पढ़ना चाहिए। मेंस से ही अब थोड़े बहुत फैक्ट एड ऑन होते हैं प्रीलिम्स में, अप्रोच अलग होती है। उसके लिए जो भी आयोग होता है वो समय देता है आपको, उसमें आप PYQ सॉल्व करिए और सारी चीज़ें करिए। पर जो मेन है वो मेंस ही आपको पास कराएगा। तो मेंस को तो आप कंटिन्यूटी पढ़िए। कोई शॉर्ट सॉल्यूशन या शॉर्ट नोट्स होते हैं, लोग बनाते, पर मेरे नहीं थे। ओके। चयन प्रक्रिया के दौरान क्या कोई एक ऐसा निर्णय आपने लिया जो आप बहुत महत्वपूर्ण आपकी सफलता का सूचक मानते हैं? हाँ, अपनी कॉपी अपने दोस्तों से चेक कराना। बिल्कुल सही बात है। बहुत अच्छी बात भी है कि जिस माहौल में, जिस ग्रुप के साथ आप रहते हैं, वो ग्रुप आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण भी है। जी। लेखन में जब आप आंसर राइटिंग कर रहे होते हैं तो एक प्रश्न बच्चों के मन में बहुत बार आता है कि पढ़ना तो चालू कर दिए, पर आंसर राइटिंग कब से शुरू करें? अब ऐसा लोगों का मानना है कि जो अधिकतर मैंने बात की या जो भी दोस्तों से मिला कि एक बार पढ़ लें हम, उसके बाद हम आंसर राइटिंग करेंगे, ये एक बार कंप्लीट कर लें पूरा कोर्स। ऐसा नहीं है। मान लीजिए किसी एक सब्जेक्ट को आपने पढ़ा, पॉलिटी पढ़ ली, तो पॉलिटी की आप PYQs उठाइए, उसको सॉल्व करिए, या टीचर्स को दिखाइए, जिस कोचिंग में आप जाते हैं वहाँ दिखाइए, जिस टेस्ट सीरीज में आप इनरोल है वहाँ दिखाइए, और आप रोज़ एक क्वेश्चन या 2 क्वेश्चन लिखें। मैं नहीं करता था, मैं पहले ही बता दूं, मैं थोड़ा सा इन मामलों में डिसिप्लिन को लेकर कच्चा रहा हूँ हमेशा, तो मैं ये सॉल्व नहीं करता। पर हाँ, हम ओरली जैसे आंसर बना लेते हैं कि ये इंट्रो हो गया इसका, या ये कंक्लूजन करेंगे, ये रेडीमेड रखते थे हम कि इस पैटर्न का क्वेश्चन आएगा तो ये करना है, इस पैटर्न का क्वेश्चन आएगा तो ये कंक्लूजन डालना है। सस्टेनेबल जैसे SDGs का रोल होता है, सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स का होता है, या विकसित भारत के प्रायोरिटीज एरियाज हैं, या मेक इन इंडिया, इन सबको जब जैसे लेके चलेंगे इंट्रो कंक्लूजन में तो बहुत आसानी होती है। फिर ऐसे के ऊपर कोई एक्स्ट्रा वर्क कैसे किया जा सकता है जिससे निबंध जब आते हैं तो अच्छे नंबर और अर्जित किए जा सकें? सर, निबंध लोग लिखते हैं जी। मैंने 2 से 3 घर में लिखे हैं बस। उसके बाद मैं टेस्ट सीरीज, उत्कर्ष की टेस्ट सीरीज में मैं इनरोल था, तो वहीं आके लिखता था। मैंने मुश्किल से निबंध लिखे होंगे 10, टू बी ऑनेस्ट, झूठ बोलूँगा नहीं, और 10 लिखे हैं। और निबंध इसलिए ठीक ठीक मेरे लिख जाते थे क्योंकि जो पढ़ाई है, जो दिल्ली यूनिवर्सिटी में बातचीत है या अपने दोस्तों से जो विस्तृत चर्चाएं होती थी, उनका बहुत ज़्यादा अनुभव मिलता था, बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होते थे कि डायमेंशन अलग खुलते थे। किसी भी चीज़ के 10 या 15 डायमेंशन मिल गए तो ऐसे बहुत अच्छा लिखा जा सकता है। मैंने ये कहा जा सकता है कि जो आपने ग्रेजुएशन पढ़ा उसको, ग्रेजुएशन को भी आपने बहुत डेप्थ में पढ़ा है, जिसका लाभ आपको यहाँ मिला। बिल्कुल बिल्कुल। जब आप तैयारी कर रहे थे, पूरी तैयारी के दौरान, तो कई विद्यार्थी ऐसे भी होते हैं कि तैयारी करने बैठ गए हैं तो चाहे कोई भी त्योहार हो बिल्कुल त्याग देते हैं, तो क्या आपने भी वैसे ही त्याग दिया था सब? बिल्कुल नहीं सर, मैं बढ़िया दिवाली और होली मनाता था, क्योंकि सर त्यौहार में मन नहीं लगता जी। हम इंसान हैं और ह्यूमन बीइंग्स की एक आदत है कि थोड़ा इमोशनल तो होगा वो, और घर से दूर तो हो ही नहीं सकता। तो दिवाली में बाकायदा होली हो या दिवाली हो, आदमी घर जाता है, घर में मनाया जाता है, और उसके बाद इमोशनल सेटिस्फेक्शन मिलता है जिससे हम तैयारी में अच्छे से लग सकते हैं। तो इसलिए मनाना चाहिए। एक सामाजिक जिम्मेदारी है जो परिवार के साथ है, एक व्यक्तिगत जिम्मेदारी थी कि मुझे अधिकारी बनना है। आपने इन दोनों के बीच में बैलेंस कैसे स्थापित किया? सर, परिवार सपोर्टिव हो तो बैलेंस बनाने की जरूरत पड़ती नहीं। तात्पर्य ये है कि
माता पिता का सहयोग मिला, और मैंने जिससे भी सहयोग मांगे ऐसा नहीं हुआ कि उन्होंने सहयोग दिया नहीं हो। हर फिल्म में चाहे वो मामा हों, चाहे चाचा हों, या फूफा जी हों, भैया हों, कोई भी हो, जिससे भी सहयोग मांगा है उन्होंने सहयोग दिया है अपना। तो मुझे खास बैलेंस बनाने की जरूरत पड़ी नहीं कि मुझे ये भी देखना है, अन्य जिम्मेदारियों का वहन भी करना है। तो जो भी पढ़ाई चलती रही उसमें बन गया। जब आप मुख्य परीक्षा के लिए उत्कर्ष आते थे, तो उत्कर्ष की टेस्ट सीरीज जब आपने ज्वाइन की, तो उत्कर्ष ने आपकी सफलता में किस प्रकार से भागीदारी दी? सर, क्वेश्चंस का लेवल अच्छा है, मैं ये बिल्कुल मानता हूँ। 2022 में मैं इनरोल हुआ था जब टेस्ट सीरीज़ में, तो उसमें मेरे नंबर थोड़े से कम आए थे। मतलब इन द सेंस कही जाए कि 300 में से मेरे नंबर आए थे 136। कम होते हैं, सिलेक्शन के लिए कम होते हैं, वैसे तो आदमी पास हो जाता है। तो अगर सिलेक्शन लेना तो उसमें जो राइटिंग स्किल होती है वो सिखाई जाती है। क्या नहीं लिखना है ये ज़्यादा ज़रूरी है सीखना, कि क्या लिखना है। जैसे समायोजन किया जाए कि आपको कॉन्सेप्ट और फैक्ट्स का आपको इकट्ठे करने, इकोनॉमिक सर्वे उठाइए, आप वो लिखिए, आप सेकेंड ARC की रिपोर्ट लिखिए, या ऐसी कई रिपोर्ट्स आती हैं जिनके आप कुछ एग्जाम्पल्स आप एड ऑन कर सकते हैं, जिससे आपके आंसर प्रभावशाली रहेंगे। क्योंकि अब शब्द लिमिट बहुत ज़्यादा हो गई है, कम है, तो क्या आपने भी फ्लो चार्ट का उपयोग आंसर राइटिंग में किया था? सर बहुत कम। मतलब ऐसा कई बार मैंने ऐसा देखा है कि लोग सिर्फ फ्लो चार्ट में लिखते हैं आंसर। सर, फ्लो चार्ट होता है आपको एक डायरेक्शन देने के लिए, उससे पूरी चीज़ें समझी नहीं जा सकती। तो आपको कुछ ना कुछ उसमें एड ऑन करना पड़ेगा, या उसके नीचे उसको समझाना पड़ेगा कि कैसे कर रहे हो, क्या कर रहे हो, उस फ्लो चार्ट का मतलब क्या है। इंट्रो देके अगर फ्लो चार्ट बना रहे हो तो थोड़ा बहुत तो उसको एक्सप्लेन तो करना चाहिए। तो मेरे तो फ्लो चार्ट्स बहुत कम रहे हैं। बिल्कुल। जब आप आगे बढ़ रहे थे तो शुरुआती कदम पे बचपन की कोई ऐसी चीज़ें याद आती हो जिसने आपको इस ओर प्रेरित किया हो, कि हर बच्चे से पूछा जाता है कि बड़े होकर क्या बनोगे, उस तरफ से कोई चीज़ याद आती हो? नहीं सर, मामा हमारे तैयारी करते थे UPSC की, और उन्हीं का श्रेय है मुझे दिल्ली ले जाने का। मुझे दिल्ली विश्वविद्यालय में उन्होंने पॉलिटिकल साइंस दिलवाया, तो ये उनका पूर्णतः श्रेय है। तो इसमें कोई कोताही नहीं बरतनी चाहिए कि जिनका श्रेय उन्हें देना नहीं चाहिए। तो उनका श्रेय रहा, और उन्हीं को देख के आगे बढ़े हैं कि ठीक है, आप चलिए और आपके पद चिन्हों पर हम आ रहे हैं। जब आप इंटरव्यू देने आते थे और इसके बाद जब आप फाइनल इंटरव्यू देने वहाँ गए, तो इसमें क्या समानताएं आपको देखने को मिली? सर, समानताएं ये हैं कि जैसे ग्रीट करने का तरीका, बैठने का तरीका, क्या बोलना है क्या नहीं बोलना, ये बहुत ज़रूरी होता है। और कई बार क्वेश्चन ऐसे होते हैं कि आपके गृह जिले से मैच हो जाते हैं। क्योंकि देखिए सर, जो मॉक इंटरव्यू होता है और जो ओरिजिनल इंटरव्यू होता है, वहाँ का जो प्रेशर होता है ना, वो बहुत अलग होता है। जो मैंने वो किया है, एक्सपीरियंस किया है, तो ये थोड़ा सा अलग है। क्योंकि मुझसे जो सवाल पूछे गए वो मुझे एक्सपेक्टेड नहीं थी कि सवाल आ सकते हैं। तो थोड़ा सा अंतर है, पर समानताएं हैं। गृह जिला और ये सारी हॉबी के क्वेश्चंस मिल जाते हैं कई बार। बहुत अच्छी बात। जब आप वहाँ इंटरव्यू दे रहे थे तो किस बोर्ड के आप पार्ट बने? कुश्ती सर का बोर्ड था। कोई एक ऐसा अनुभव जहाँ कोई एक ऐसा क्वेश्चन आपको रहा हो जो बड़ा ट्रिकी टाइप का रहा हो, और कहीं से वहाँ से जब आप वापस निकले तो कोई एक ऐसा अनुभव? सर, ट्रिकी क्वेश्चन नहीं था, एक बढ़िया सा सिंपल क्वेश्चन था और उसको मैं भूल गया। मैं कौटिल्य की बुक अर्थशास्त्र है, मैं उसका नाम भूल गया था। मुझे अर्थ याद आ रहा था और शास्त्र याद नहीं आ रहा था। तो फिर सर भी मुस्कुराए, बोले कि उसका नाम अर्थशास्त्र है। और फिर मैं, मतलब ट्रिकी नहीं था, प्रेशर था अच्छा खासा। सवाल का बम्बार्डमेंट हो रहा था कि लगातार सवाल आ रहे थे, 25 मिनट चला, तो काफ़ी ज़्यादा प्रेशर बन गया था, पर अच्छा लगा। जब अब तो आप डिप्टी कलेक्टर बन चुके हैं, तो जब एक विद्यार्थी होता है, जब इंटरव्यू देने वाले होते हैं, तो इंटरव्यू का नाम सुनते ही पसीने आने लगते हैं कि क्या होगा। इसके लिए कोई रणनीति? इंटरव्यू की तो कोई रणनीति होती नहीं है। इंटरव्यू की रणनीति है कि आप अपना व्यक्तित्व को संभालें, उसका मूल्यांकन करें सही से। अगर आप फेक ना हो, फेक मतलब कि अगर आप आर्टिफिशियल अपना व्यक्तित्व नहीं बनाते हैं, जो आपके अंदर है उसको प्रस्तुत करते हैं, झूठ नहीं बोलते, गलत तथ्य पेश नहीं करते, आपको थोड़ी सामान्य जानकारी है, आपको करंट अफेयर्स की देश दुनिया की जानकारी है, तो ठीक है। इंटरव्यू वो बहुत हेल्पफुल होते हैं अंदर। वो आपको कड़ा नहीं बोलेंगे या कुछ भी नहीं करेंगे, वो आपको संभाल के आपसे सवाल पूछते हैं और प्यार से रखते हैं। ऐसी कोई दिक्कत नहीं, घबराने की जरूरत नहीं है बिल्कुल। और यदि कभी ऐसा हो कि इंटरव्यू में कोई क्वेश्चन नहीं बन रहा, तब क्या करना चाहिए? शांति, एकदम सौम्य तरीके से माफ़ी मांगे और सॉरी बोले। आने वाले विद्यार्थी जो अब आपके जैसे अधिकारी बनने वाले, उन भावी अधिकारियों के लिए, चूंकि प्रीलिम्स बहुत निकट है, उनके लिए कुछ टिप्स दे दीजिए। कुछ नहीं, बस आप PYQ सॉल्व करिए,
जो भी MCQs हैं या टेस्ट सीरीज़ हैं उनको अच्छे से दीजिए, उनका अवलोकन करिए गलतियां कहाँ हो रही हैं। जैसे कुछ आदमियों, कुछ जो विद्यार्थी होते हैं उनका कोई पक्ष मजबूत होता है, वो उन्हीं पक्षों को मजबूत करते चले जाते हैं, उनको आप एक स्तर तक मजबूत कर सकते हैं। जैसे यूनिट 7 एक बहुत डायनेमिक यूनिट है, तो उसको आप अच्छे से कवर करिए क्योंकि उसके क्वेश्चंस डायनेमिक होते हैं। पर जो MP है, जैसे यूनिट 2 हो गई, यूनिट 10 हो गई, यूनिट 5 का हाफ पार्ट हो गया, यूनिट 6 का हाफ पार्ट हो गया, इनमें गलती की गुंजाइश नहीं होनी चाहिए। इनमें इतनी प्रैक्टिस होनी चाहिए कि आप रोज़ MCQ लगाएं, रोज़ MP पढ़ें और सिलेक्शन आपका होगा, बिल्कुल होगा। चलिए, बिल्कुल आप सभी ने सुना धर्म प्रकाश मिश्रा जी को, उनके संघर्ष से सफलता की कहानी उन्हीं की जुबानी।